वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित पुस्तक महात्मा गांधी का ऑडियो 1। वर्तमान जगत के युग पुरुष महात्मा गांधी। सन 1913 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गांधी जी उस देश की सरकार से कठिन संघर्ष कर रहे थे। यह झगड़ा यद्यपि वर्षों से चल रहा था, पर अब एक प्रकार से उसके निपटारे का समय आ गया था। इसलिए उस देश के प्रधान शासक जनरल स्मट्स के साथ गांधी जी की समझौते की बातें चल रही थीं और उसके लिए वे प्रिटोरिया जाने वाले थे। उस अवसर पर दीनबंधु एंड्रूज भी वहां उपस्थित थे और समझौते के कार्य में सहायता देने के लिए वे भी गांधी जी के साथ चलने को तैयार हो गए। ये दोनों शाम के 4 बजे डरबन के स्टेशन पर पहुंचे। वहां के अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने इनको देखते ही पूछा, हेलो गांधी, हाउ थिंग्स गोइंग विद यू? कहो गांधी, क्या हाल चाल है? गांधी जी ने कहा, मैं रात को 8 बजे वाली काफिर एक्सप्रेस से प्रिटोरिया जा रहा हूँ। जनरल स्मट्स ने बातचीत के लिए बुलाया है। स्टेशन मास्टर कहने लगा, अच्छा हो कि आप काफिर एक्सप्रेस के बजाय अभी 5 बजे जाने वाली यूरोपियन मेल से चले जाएं। आज रात 12 बजे से रेल वालों की जनरल हड़ताल होने वाली है। अगर आप काफिर एक्सप्रेस से जाएंगे तो कहीं बीच में ही पड़े रहेंगे। प्रिटोरिया पहुंचना असंभव हो जाएगा। इस पर वे दोनों यूरोपियन मेल से ही चल दिए। स्टेशन मास्टर की बात बिल्कुल ठीक निकली। काफिर एक्सप्रेस बीच में ही रुक गई और उसके बाद 15 दिन तक देश में कोई रेल चली ही नहीं। प्रिटोरिया में सबसे पहले गांधी जी प्रिटोरिया न्यूज़ नामक पत्र के संपादक से मिलने गए तो उसने पूछा, क्या हिंदुस्तानी लोग इस जनरल हड़ताल में भाग लेंगे? कहा, नहीं, हरगिज नहीं। हम गवर्नमेंट की कठिनाई से अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहते। हम न्याय युक्त युद्ध करना चाहते हैं। इसलिए जब तक हड़ताल जारी रहेगी हम अपना सत्याग्रह संग्राम प्रारंभ नहीं करेंगे। संपादक ने पूछा, क्या मैं आपकी इस बात को अखबार में छाप दूं? गांधी जी ने छापने से इनकार कर दिया। फिर संपादक ने यह समाचार सुनाया कि रेल वालों की हड़ताल बड़ी भयंकर है और 10-12 घंटे के भीतर ही देश भर में मार्शल लॉ, फौजी कानून लागू कर दिया जाएगा। यह सुनकर एंड्रूज साहब को बड़ी चिंता हुई और गांधी जी से कहा, आप सत्याग्रह स्थगित होने की बात को इसी समय छप जाने दीजिए, अन्यथा मार्शल लॉ जारी होने के पश्चात जब हिंदुस्तानी यह कहेंगे कि हम जनरल हड़ताल में भाग नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट यही समझेगी कि वे मार्शल लॉ के भय से ही ऐसा कर रहे हैं। उस समय वह हरगिज यह नहीं मानेगी कि आपने सद्भावना बुद्धि से प्रेरित होकर यह कार्य किया है। बहुत कहने सुनने पर गांधी जी इसके लिए राजी हुए और संपादक ने उनका इंटरव्यू लेकर भारतीयों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। दूसरे दिन जनरल स्मट्स से समझौते की बातचीत शुरू हुई, पर हड़ताल के कारण देश में बड़ी अशांति फैल गई थी और उसके कारण शांति रक्षा के लिए स्मट्स को बहुत अधिक व्यस्त रहना पड़ता था। गांधी से बातचीत करने का उनको बहुत कम अवसर मिलता था, इसलिए समझौते का कार्य धीरे धीरे ही अग्रसर हुआ। इसी बीच गांधी जी के पास तार आया कि आपकी पत्नी अत्यंत बीमार हैं और वे अंत समय में आपको देखना चाहती हैं। समस्या बड़ी कठिन थी, इधर देश का महत्वपूर्ण कार्य, उधर पत्नी का मरणासन होना। फिर भी गांधी जी ने कर्तव्य पालन को मुख्य समझकर यही उत्तर दिया, यहाँ पर आवश्यक काम है, अभी मैं नहीं आ सकता। श्री एंड्रूज को इससे बड़ी व्यथा हुई और वे गांधी जी से पूछे बिना ही स्मट्स के पास पहुंचे और यह खबर उनको बता दी। इस घटना का प्रभाव जनरल पर भी बहुत अधिक पड़ा और वे अन्य कामों को रोककर शीघ्र ही समझौता करने में लग गए। यद्यपि परिस्थिति बड़ी कठिन थी और गांधी जी न्याय और सत्य का प्रश्न उठने पर किसी भी हानि की चिंता नहीं करते थे, फिर भी एंड्रूज साहब के उद्योग से जनरल स्मट्स मान गए और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। महात्मा गांधी सन 1869 से 1948 आजीवन इसी प्रकार सत्य और कर्तव्य पालन के लिए प्रयत्नशील रहे और इसके लिए कष्ट तो सहन किया ही, अनेक बार प्राणों की बाजी भी लगाते रहे। उनके पिता करमचंद जी और माता पुतलीबाई भी बड़े कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण वैष्णव थे और उनके चरित्र का प्रभाव उन पर आरंभ से ही पड़ा। इसलिए स्कूल में भी जहाँ अन्य लड़के तरह तरह की चालाकियों से काम लेते थे, वे अपनी सत्यनिष्ठा का परिचय देते रहे। एक बार परीक्षा देते समय सब लड़कों ने एक दूसरे की नकल करके सब प्रश्न ठीक हल कर दिए, पर मोहनदास गांधी जी ने अध्यापक के प्रेरणा देने पर भी वैसा नहीं किया और फलस्वरूप उनका एक प्रश्न गलत हो गया।
मैट्रिक की परीक्षा देकर लेने के बाद विलायत जाकर बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने का निश्चय किया। घर के अन्य लोग तो इससे बहुत प्रसन्न हुए कि घर का एक व्यक्ति इतना बड़ा दर्जा पा जाएगा, पर माताजी जल्दी राजी न हुई। उन्होंने सुन रखा था कि विलायत में खान पान का कोई प्रतिबंध नहीं रहता, इसलिए मनुष्य धर्मभ्रष्ट हो जाता है। जब मोनिया गांधी जी ने बहुत आग्रह किया तो माता ने कहा कि यदि तुम मेरे सामने 3 बातों की प्रतिज्ञा करो तो मैं अनुमति दे सकती हूँ। वे प्रतिज्ञाएं हैं, 1 कभी मांस ना खाना, दूसरा मद्यपान न करना, तीसरा पराई स्त्री से व्यभिचार की बात मन में न लाना। गांधी जी ने माता के सामने उक्त प्रतिज्ञाएं कर ली। आगामी जीवन में ये प्रतिज्ञाएं ही उनके लिए ढाल बन गईं। विलायत में अध्ययन करते समय और बाद में भी इनको तोड़ने के कई गंभीर और लुभावने अवसर उनके सामने आए, पर वे माता की प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर उनमें गिरने से बच गए। और क्या 1-2 बार मित्रों द्वारा वैश्यालय में ले जाए जाने पर भी वे वहां से बिना स्त्री प्रसंग किए ही वापस चले आए। गांधी जी का वास्तविक जीवन संघर्ष सन 1893 से आरंभ होता है, जब 1.5 वर्ष तक बंबई और राजकोट में बैरिस्ट्री के धंधे में सफलता प्राप्त न होने पर वे एक भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां अदालती काम तो उनको थोड़ा ही करना पड़ा, पर भारतवासी होने के कारण कदम कदम पर उनको अपमानजनक व्यवहार सहन करना पड़ा, जिससे उनकी आंखें खुल गईं। वहाँ के गोरे सभी भारतवासियों को कुली मजदूर मानते थे और इसलिए गांधी जी को कुली बैरिस्टर के नाम से पुकारते थे। केवल भारतवासी होने के कारण ही फर्स्ट क्लास का टिकट होने पर भी उनको उसमें चढ़ने से रोका गया और उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। होटल में ठहरने का जगह न मिल सकी, सरकारी कार्यालय से चपरासी ने बाहर निकाल दिया। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से उनको प्रतीत हुआ कि यहाँ पर हमारे देशवासियों को कितने अन्याय और सुविधाएं सहन करनी पड़ रही हैं। कुछ मित्रों के आग्रह से उन्होंने वहां रहकर इस अन्याय के प्रतिरोध का निश्चय कर लिया। परिणाम यह हुआ कि 20 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के स्वार्थी और क्रूर गोरों से जूझते रहे। अपनी धार्मिक प्रवृत्ति और वहाँ के प्रवासी भाइयों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लड़ाई का एक नया ही तरीका निकाला। तब तक राजनीतिक आंदोलनों में प्रायः शक्ति और हिंसा का प्रयोग किया जाता था, पर गांधी जी ने अपने आंदोलन का नाम सत्याग्रह रखा। उन्होंने कहा कि हम सरकार की किसी भी अन्याय युक्त आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और इसके फलस्वरूप जो भी जेल, मारपीट, लूटमार आदि आपत्तियां हमारे ऊपर आएंगी उनको शांतिपूर्वक सहन करेंगे। उनका विश्वास था इस प्रकार सत्य और अहिंसा का अवलंबन करने से निष्ठुर व्यक्ति का भी हृदय पसीज जाता है और वह अन्याय से पीछे कदम हटा लेता है। वास्तव में गांधी जी का यह सत्याग्रह संग्राम संसार के लिए एक अद्भुत दृश्य था। एक तरफ नृशंस गोरे डंडा, गोली और जेल खानों द्वारा बर्बरता का प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ हजारों निहत्थे भारतीय पुरुष, स्त्री, बच्चे राम नाम लेते हुए मार खा रहे थे और जेल जा रहे थे। उनमें से अनेक ने मर भी गए, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इन समाचारों से भारत में तो तुमुल आंदोलन छिड़ ही गया और भारतीय नेताओं से लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंज तक ने इन गोरे अत्याचारियों की भरपूर निंदा की। साथ ही समस्त सभ्य संसार में दक्षिण अफ्रीका वालों की आलोचना होने लगी और सब ने उनके व्यवहार को भर्त्सना योग्य कहा। अंत में इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार का आसन भी हिल गया और उसके दबाव से दक्षिण अफ्रीकन शासकों को अपनी बहुत सी अनुचित और अवैध आज्ञाएं वापस ले लेनी पड़ी। गांधी जी को विमल विजय प्राप्त हुई और उनका नाम संसार के कोने कोने में एक महामानव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। संसार के हजारों मनुष्यों ने बड़े प्रशंसनीय शब्दों में उनका गुणगान किया। फ्रांस के जगत प्रसिद्ध दार्शनिक रोमेरोला ने मुक्त कंठ से घोषित किया, महात्मा गांधी का नाम सदैव उस श्रेणी में लिखा जाएगा जो मनुष्य मात्र को सुखी बनाने में अपने जीवन का बलिदान करते हैं। भारतवर्ष का स्वाधीनता संग्राम। दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों की समस्या का तत्कालीन हल हो जाने पर महात्मा गांधी जी ने अपना कार्यक्षेत्र भारत को बनाने का विचार किया। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह आंदोलन में बरसों तक बहुत अधिक परिश्रम करने और सरकार द्वारा तरह तरह की यातना सहन करने के फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य भी निर्बल पड़ गया था। यह देखकर आपके मित्रों ने आपको भारत जाकर कुछ समय विश्राम करने की सलाह दी। इसलिए जनवरी 1915 में आप भारत चले आए। यहाँ पर आपके कार्य में
सबसे अधिक सहायता देने वाले श्री गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इसलिए जहाज से उतरते ही सबसे पहले आप उन्हीं से मिलने पूना गए, पर वे उस समय मरणांतक बीमारी में चरपाई पर पड़े थे। गोखले ने आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में रहकर काम करने की सम्मति दी, पर आपने अपने कार्य क्षेत्र को इस प्रकार सीमित बनाना अच्छा न समझा और भारत में सबसे मिलजुल कर यहाँ की परिस्थिति का अध्ययन कर लेना आवश्यक समझा। श्री गोखले ने उनको भी यह सम्मति दी कि 1 वर्ष तक किसी राजनीतिक आंदोलन में नहीं पड़ना, वरन देश भ्रमण करके और नेताओं से मिलकर यहाँ की परिस्थिति को अच्छी तरह हृदयंगम करने का प्रयत्न करना। इसलिए वे उस वर्ष मद्रास, कलकत्ता, पटना, दिल्ली जैसे सभी महत्वपूर्ण नगरों में गए और प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श किया। इसके बाद अहमदाबाद पहुंचकर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जहां भावी कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सके। उन्हीं दिनों आपको हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन उत्सव में निमंत्रित करके बुलाया गया। वहां आपने बड़े बड़े राजाओं को उनके मुंह पर ऐसा फटकारा कि वे सभा छोड़कर उठकर चले गए और चारों तरफ एक कोहराम मच गया। यद्यपि गांधी जी को अपना भाषण बीच में ही रोक देना पड़ा, पर भारतवासियों को उसी दिन यह विदित हो गया कि कोई प्रज्वलित व्यक्तित्व भारत भूमि पर अवतीर्ण हो गया है, जो शीघ्र ही देश को किसी अभूतपूर्व संघर्ष के पथ पर अग्रसर करेगा। कुछ दिन चंपारण और खेड़ा के सत्याग्रह में अपनी कार्य पद्धति की एक झलक दिखलाकर आपने सन 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध रूप में अपना देशव्यापी ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ किया। वह आंदोलन कभी उठता कभी गिरता 25 वर्ष तक चलता रहा। उसमें गांधी जी को बार बार जेल जाना पड़ा और विशेष अवसरों पर लंबे लंबे उपवास करके महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करना पड़ा। उनके सामने केवल अंग्रेजी सरकार से लड़ने का ही सवाल न था, वरन देश को स्वराज्य अथवा आत्मशासन के योग्य बनाना भी था। इसलिए वे सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करने के साथ ही स्वदेशी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योगों का विकास, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, राष्ट्रभाषा प्रचार आदि कार्यों के लिए भी भरपूर प्रयत्न करते रहे। भारतीय जनता की गरीबी से व्यथित होकर उन्होंने भी उन्हीं की तरह रहना आरंभ कर दिया और सब वस्त्रों को त्याग कर केवल एक लंगोटी पहनकर ही निर्वाह करने लगे। इन बातों से देश की करोड़ों जनता ने उनको अपना उद्धारकर्ता मान लिया और उनके आह्वान पर लाखों व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने और प्राण देने को तत्पर हो गए।